अपनी नौकरी से कमा रहा है महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये, उन्हें करोड़पति बनना है तो कैसे बन सकते हैं? कोई एक रास्ता होता तो कोई भी पकड़ के बन जाता। तो सर वो क्या स्टेप्स हैं? जॉब करके बहुत कम लोग हैं जो रिच बन सकते हैं। ईसॉप एग्जिट मिली 6 करोड़ रुपए की, और कुछ वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी अगर आप टाइम टू टाइम लो। करोड़पति बनने के लिए वो क्या माइंडसेट है, वो क्या स्किल्स हैं जो कि चाहिए? मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर आप अपने दिमाग को रिसीविंग के लिए तैयार करो, अप स्किलिंग और क्रॉस स्किलिंग के लिए हमेशा तैयार रहो। तो 90% लोग क्या गलती करते हैं? सर गिव मी 2 हैक्स टू बिकमिंग अ करोड़पति फॉर अ यंग पर्सन, लेट्स से 24 इयर्स ऑफ एज। आप ये समझो कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और फाइनेंस कैसे वर्क करता है, तो आप पैसा बनाना सीख जाओ। और इसमें एक और आपने पूछा ना 20-25 साल वाला कैसे पैसे बनाए। वेलकम तुषार सर, हाउ आर यू? आई एम गुड संस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आज ना हम बात करेंगे उस बंदे के बारे में जो कि अपनी नौकरी से कमा रहा है महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये, उन्हें करोड़पति बनना है तो कैसे बन सकते हैं? कोई एक रास्ता होता तो कोई भी पकड़ के बन जाता, और जो भी रास्ते कोई ऐसा बोलता है कि ये देखो ये है पक्का रास्ता और वो रास्ता शॉर्टकट है, तो वो फ्रॉड वाला ही रास्ता हो सकता है। जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आप खुद की करेंसी लॉन्च कर दो। अब हमारे एक जानकार थे, वो मुझे एक बैंकर के घर पे मिले थे जो काफ़ी सीनियर बैंकर थी, और वो खुद एक फ्रेंच मल्टीनेशनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो अचानक से एक दिन उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया और बोला कि हम एक नई करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने मुझे क्यों ऐड किया? उन्होंने कहा अरे आप इसमें अभी पैसे डालो, बाद में ये बड़ी हो जाएगी और आपका बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम कम पे लॉन्च कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने कहा आपने इसमें कैसे सोचा आपने? क्योंकि इंडिया में क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी गवर्नमेंट नेगेटिव रहती है। तो उसने कहा मैंने 28 करोड़ रुपए डाले हैं इसमें, और मैंने यूके में टीम बनाई है और हम खुद का वो लॉन्च कर रहे हैं। तो वही हुआ, पहले वो धीरे धीरे रेट बढ़ाते गए उसके, लॉन्च करी, फिर एक दिन रग पुल करके नीचे से सारे गायब, वो चैनल बंद टेलीग्राम का। तो मुझे तो पता ही था, तो मैंने डाले नहीं पैसे उसमें। एक दिन मैं सीपी घूम रहा था तो वो सामने से वॉक करता हुआ आ रहा था, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया। मैंने कहा भाई क्या चक्कर है? कहता है मैंने तो कोई करेंसी लॉन्च नहीं करी। मैं तो नहीं, मैंने तो आपको कभी ऐड नहीं करा किसी ग्रुप में। तो मैंने कहा भाई इतना खुश लग रहा है और इतना, तो ऐसे शॉर्टकट तरीके जो होते हैं ना, उससे ही आप कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म तरीका जो है उसमें भी हो सकता है कि आप जल्दी रिच बन जाओ, लेकिन वो रास्ता जो है वो मेहनत से जाता है और बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स लेने से जाता है। और उसमें आप विजडम यूज़ कर सकते हो कि दूसरे लोगों की गलतियों से जो सीख आती हैं वो यूज़ कर सकते हो, और आप काफ़ी गलतियां करने से बच सकते हो। अ, उसके बारे में डेफिनेटली काफ़ी तरीके हैं उसमें। तो सर वो क्या स्टेप्स हैं? देखो, जॉब करके बहुत कम लोग हैं जो रिच बन सकते हैं। कि आपने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी, आपको ईसॉप मिल गए, फिर बाई चांस वो स्टार्टअप के बहुत सारे राउंड हो गए, आप टिके भी रहे, रिट्रेंचमेंट भी नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर वो कंपनी ने ईसॉप बायबैक का प्लान भी निकाला अच्छी वैल्यूएशन पे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, और ऐसा नहीं है कि नहीं होती। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को ईसॉप एग्जिट मिली 6 करोड़ रुपए की, और 40 की एज में मिल गई। तो वो दुनिया घूमते हैं, तो ऐसे ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और कुछ वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी अगर आप टाइम टू टाइम लो, जैसे कुछ पोर्शन आप फिक्स्ड इनकम में डालो जिसमें स्टैंडर्ड आपको एफडी का रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन कुछ पैसा आप वाइजली इन्वेस्ट करके डालो। तो जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 25 से 30 रुपये आप रियल एस्टेट में डालो, और 25 से 30 रुपये आप स्टॉक मार्केट में डालो, बाकी 50 से आप फिक्स्ड इनकम और इंश्योरेंस उसमें डालो।
और जो आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो वो आप ये मान के चलो कि आप ऐसी कंपनीज में डाल रहे हो जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहती हैं। कोई भी पंटिंग स्टॉक में नहीं डालना। और लॉन्ग टर्म कंपनीज में ना जब ग्रोथ होती है तो जो स्टॉक मार्केट का प्राइस होता है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती है उसके मल्टीपल्स में चलता है। यानी अगर कंपनी ने रेवेन्यू 50% ग्रो कर लिया तो हो सकता है उसका स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो जाए। और अच्छी कंपनीज का होता ही है क्योंकि वो परफॉर्म अच्छी करती हैं उसमें। वो आप डाल के चलो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस शेयर मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना तो आप सही म्यूचुअल फंड चूज़ करो ताकि कोई मैनेजमेंट हो जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके बना रही हो। रियल एस्टेट इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है और सभी को पता है कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं। लोग सबसे पहले गुड़गांव में रहना चाहते हैं क्योंकि वो गेटेड लिविंग उनको वेस्टर्न कंट्रीज टाइप की मिल रही है। तो उसके प्राइस आपने देखा पिछले 2 साल में 3 गुना चले गए। लोग अच्छी क्वालिटी लिविंग चाहते हैं। दिल्ली में भी लोग साउथ दिल्ली में पहले रहना चाहते हैं। तो मतलब सबको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी भागती है। उसमें भी अगर आपने गलत प्राइस पे खरीदी कि अभी पीछे 2020 तक 7-8 साल तक डाउन थी रियल एस्टेट, तो उस टाइम में जिसने खरीदी वो आज फ़ायदा ले रहा है। लेकिन अगर 2013-14 में जब इतनी बढ़ चुकी थी उस टाइम पे किसने खरीदी तो पता चले वो 7-8 साल तक लॉस पे बैठा हुआ था और बायर नहीं था। डूबती मार्केट में बायर कहाँ मिलता है। तो वाइज डिसीजन किस प्राइस पे आपने खरीदी। पर लॉन्ग टर्म में अगर आपने रीजनेबल प्राइस पे क्लीन प्रॉपर्टी खरीदी है इंडिया जैसी कंट्री में वो फ़ायदा देगी। और जितने भी एसएमई के ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा लार्ज बिजनेस ओनर्स भी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही करके रखते हैं। और तभी बहुत सारा बिजनेस कैश में भी इस इकोनॉमी में होता था। वो सारा पैसा कमा के रियल एस्टेट में डाल दो, ये पता है लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट तो बढ़नी है। बट उसके अंदर भी अपार्टमेंट अगर आप बाय करो तो वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर प्लॉट आपने बाय करा है तो उसका ग्रोथ हो सकता है कि अब जैसे मैंने एक प्लॉट हम लोगों ने ख़रीदा था, मेरी फैमिली ने 2006 में, तो वो 13,000 रुपये गज पे ख़रीदा था। अब वहाँ पे 1,70,000 रुपये गज की डील हो चुकी है। लेकिन कोई भी किसी को भी लगेगा ये तो जैकपॉट लग गया, पर ये जैकपॉट नहीं है क्योंकि 19 साल हो गए। 19 साल मतलब पूरी ज़िंदगी हो गई। तो ऐसा नहीं होता। मतलब एक राकेश झुनझुनवाला थे स्टॉक मार्केट, तो वो कहते थे कि मल्टी बैगर बनाने के लिए कि एक स्टॉक 10 गुना 20 गुना चला जाए आपको पेशेंस, कछुए जैसी पेशेंस रखनी पड़ती है कि आप उसको गिरते हुए भी देखो 50%, फिर आपको डबल हो जाए तो आप सोचो नहीं अभी नहीं बेचूंगा, फिर वो ट्रिपल हो जाए आप कहो नहीं अभी भी नहीं बेचूंगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाए लेकिन आप कहो कि नहीं ये स्टॉक मैंने जेन्युइन कंपनी और जेन्युइन मैनेजमेंट की वजह से खरीदा है और मैं इसको लॉन्ग टर्म तक रखूंगा, फिर आपको वेल्थ मिलती है। बट सर अगर एक बार को हम ये स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इनको साइड में रखें और बात करें बेसिक्स की कि करोड़पति बनने के लिए वो क्या माइंडसेट है, वो क्या स्किल्स हैं जो कि चाहिए। अगर आप हर किसी के पास तो शुरू में बिजनेस करने के पैसे नहीं होते और कई बार वो फैमिलीज ही नहीं होती जिन्होंने बिजनेस किया होता है, तो आदमी जॉब से ही शुरू करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने उनकी छोटे टाउन से आए थे वो दिल्ली। जज्बा लेकिन पूरा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की। तो वो इंश्योरेंस में मेहनती बहुत थे, तो इंश्योरेंस में देख लिया उन्होंने कि एजेंट लोग कैसे पैसे कमाते हैं। तो उनका ड्रीम सेट हो गया कि भाई एक दिन खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है और एजेंट का काम करना है, और जब एजेंट से कमा लूँगा तो फिर खुद का लाइसेंस लूँगा, स्टेप बाय स्टेप। तो जब 10 साल की उसकी नौकरी पूरी हो गई थी तो वो साथ ही साथ उसका वाइफ के नाम पे एजेंट का काम चल रहा था और वो बहुत सारा बिजनेस वहाँ रेफर कर देता था। जब वो एक लेवल पे आ गया तब उसने छोड़ा जॉब और वो उसने एक पार्टनर रखा बीच में और उसने शुरू किया। इसमें क्या होता है कि अगर आपने
किसी बंदे का इंश्योरेंस किया और इंश्योरेंस कंपनी में आपका लाइसेंस नंबर आ गया कि आपके लाइसेंस के अंडर ये इंश्योर हुआ है, उसके बाद फ्यूचर में जितने प्रीमियम्स आएंगे ना उसमें भी आपका कट ऑटोमेटिकली आता है। तो आज वो बंदा 20 साल जॉब करियर के पूरे कर चुका है, लेकिन आज उसकी कंपनी का 7 करोड़ 8 करोड़ टर्नओवर है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और अनइंश्योर्ड प्रीमियम जो बचा हुआ है उसके पास आना, जो फ्यूचर में आएगा ही, करीब 40 करोड़ का बचा हुआ है। तो ऐसा कोई फिक्स रास्ता नहीं है, लेकिन लोग और भी बहुत चीज़ें करते हैं। जैसे इंडिया में रियल एस्टेट महंगी है, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है और रेंट्स कम है। रियल एस्टेट इतनी महंगी है, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है रेंट देने की, तो एज अ परसेंटेज रेंट कम है। यानी अगर आप लोन लेके प्रॉपर्टी लो और उसको रेंट पे चढ़ा दो तो फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हो, लोन महंगे हैं और रेंट कम है, तो आपका फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपका कैपिटल गेन हो जाता है। लेकिन उसमें बीच में पीरियड्स आते हैं जब नहीं बढ़ती रियल एस्टेट। यही चीज़ अगर आप यूके में देखो या यूएस में देखो, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है लोन पे और रेंटल्स 10-10% है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी लोन लेने की कैपेसिटी है जॉब की सैलरी की वजह से, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड के भाई ने किया हुआ है, वो मैक्सिमम टैंक अप कर लेता है लोन, मैक्सिमम लोन ले लिया जितना पॉसिबल है, उससे रियल एस्टेट खरीद ली और उस रियल एस्टेट को रेंट पे चढ़ा दिया। उसमें भी आप शेयर्ड बेसिस पे रेंट पे चढ़ाओ ताकि आपको और ज़्यादा रेंट मिले, कि मैंने एक अपार्टमेंट 3 लोगों को दिया हुआ है। आज उसके पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं यूके में। तो जॉब के साथ साथ सारे डीलर्स को बोल रखा है कि मेरे को तो वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए जो पैनिक में आती है मार्केट में, जो कम रेट पे मिल जाती है, उसको इमिडिएटली पैसे चाहिए, तो उन प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखता है। कर रहा है जॉब और इंडिया से ही गया है और इंडिया में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वहाँ पे उसको ये समझ में आ गया। सेम चीज़ मेरा एक फ्रेंड यूएस में है, वो आईटी कंपनी में गया था यहाँ से, वैसे यहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी, फिर वहाँ पे टेक्सटाइल में एमएस करने गया, तो जो वहीं प्रोफेसर ने पहले महीने में बोल दिया, भाई तू टेक्सटाइल में क्यों कर रहा है, टेक्सटाइल में कुछ करियर नहीं है यूएस में, तो उसको कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर दिया। तो कंप्यूटर की अब स्टेबल इनकम है, हर बैंक पीछे पड़ा है लोन ले लो। उसने जब 2008 के बूम के बाद प्रॉपर्टी क्रैश कर गई थी यूएस की, उसने बेची नहीं प्रॉपर्टी, बल्कि उसने और खरीद ली लोन लेके। उसको पता था ये यूएस है, मतलब यहाँ पे चीज़ें वापस आ जाती हैं, द फोर्स ऑफ द डॉलर इज सो मच। तो एक वो तरीका है। तो मतलब आप सैलरी से ग्रो करो, ईसॉप का भी चांस है कि आपको शेयर्स मिल जाएं। अगर आप CXO पोजीशन तक पहुंच गए तो आपको स्टॉक इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन जो पैसा आप जनरेट कर रहे हो उस पर भी आप नज़र रखो कि मैं इससे कैसे कमा सकता हूँ, चाहे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक हो गया, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड का आपको क्या बताएं, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अभी हो क्या रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत सीवियर लॉसेस में चल रही है और उस वजह से सब लोगों का जो फेथ है यूएस डॉलर पे वो कम हो रहा है, कंट्रीज़ का। अब कंट्रीज़ डॉलर में इन्वेस्ट करके रखती हैं क्योंकि सेफ कंट्री लगती है, लेकिन रशिया ने $350 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे थे यूएस में। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके पैसे दबा लिए यूएस ने, बाइडन ने। तो सब कंट्रीज ने कहा हमारा पैसा तो सेफ नहीं है, ये तो यूएस ने, इट मीन्स दे कैन टच आवर मनी, कंट्री का मनी। तो सबने कहा कि डाइवर्सिफाई करो, डॉलर की ट्रेजरी बॉन्ड्स में मत डालो, और जगह डालो। अब और जगह कहाँ डालोगे? अब यार हिंदुस्तान में तो शुरू से ही गोल्ड, और गोल्ड सबने खरीदना शुरू किया, चाइना भर भर के खरीद रहा है, सब भर भर के खरीद रहे हैं गोल्ड, इसलिए गोल्ड बूम मार रहा है। और आज आप देखो, एज कंपेयर टू द रिटर्न गिवन बाय स्टॉक मार्केट्स इन द यूएस वर्सेस गोल्ड ओवर द लास्ट 40 years, तो गोल्ड उसको क्रॉस कर गया है स्टॉक मार्केट को।
और ज़रूरी नहीं है आपको एक्चुअल गोल्ड खरीदना है कि आप गोल्ड खरीदो, लॉकर में डालो। आप उसका ETF खरीद लो, गोल्ड बीस, एक्सपोजर ले लो। तो ये है कुछ इसमें स्टॉक मार्केट की भी और स्टैंडर्ड तरीके हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। हम्म। बट सर अगर मान लीजिए हम बात करें एक इंडिया में 24 साल के बंदे की जिसने कॉलेज पूरा कर लिया है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए दे हैव टू गो अब्रॉड एंड डू अ जॉब? देखो, अब्रॉड का जो अट्रैक्शन है वो ये है कि आपको रुपी टर्म्स में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड अभी स्ट्रगल कर रही थी इंडिया में इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस। तो फिर वो अभी लोन लेके न्यूयॉर्क में MBA करके निकल रही है अभी। अभी शी इज़ ग्रेजुएटिंग आउट। तो कहने को तो वो न्यूयॉर्क में है, और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बातें, वो लाइटें, वो सड़कें, वो गाड़ियाँ, वो लोग, वो एक अलग दुनिया है ना। तो लेकिन अगर आप उसका मैथ समझो, मैथ ये समझो कि 1,44,000 रुपये की सपोज नौकरी लगी उसकी बेस्ट टर्म्स में, यानी $12,000 पर मंथ। अब कोई आज इंडियन आदमी कहेगा $12,000 यानी कितना हो गया है रुपी में? अ, अ, कितना, 10 लाख रुपए महीना हो गया है? 10 लाख रुपए महीना। सारा पंजाब इसलिए तो पहुंचा पड़ा है, 10 लाख रुपए महीना, है ना। लेकिन वो 10 लाख रुपए महीना सिर्फ दिखता है बस। 40% तो वहाँ टैक्स है, जो सीधा कट जाता है। और अगर आप यूके में हो तो 45% है, और अगर आपकी यूके में सैलरी थोड़ी ज़्यादा है तो 55% है। तो 40% गया, यानी कितना, पाँच पाँच चला गया, $5,000 चला गया, $7,000 बच गए। 1,500 का उसके EMI है जो उसने लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन। तो $7,000 में से 1,500 वो चले गए, 5,500, 5,500। 5,500 में से अगर वो शेयर्ड अपार्टमेंट लेगी तो $2,000 का मिलेगा। अगर अकेला अपार्टमेंट लेगी, बेसिक मिनिमम अपार्टमेंट, तो $3,500 का मिलेगा। चलो वो $2,000 का ले लेती है, तो 5,500 में से 2,000 यानी $3,500 बच गए। अब $3,500 में उसको घर भी चलाना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी है, और अगर कभी इंडिया बाई चांस आना पड़ा तो वो भी खर्चा निकालना है। तो क्या खाएगी, क्या बचाएगी? और अगर ये तो न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में मैक्सिमम सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट महंगी है। जैसे इंडिया में बॉम्बे में ज़्यादा मिलती हैं, दिल्ली में कम मिलती हैं, क्योंकि वहाँ रहना बहुत महंगा है। लेकिन अगर यही आउटसाइड न्यूयॉर्क शिफ्ट कर जाए तो उसको 1,44,000 की सैलरी नहीं मिलेगी। तो चीज़ें जो यहाँ लगती हैं रुपी टर्म्स में, मतलब आप अगर वहाँ पूरी ज़िंदगी 20 साल भी अगर आपने जॉब कर ली वहाँ पे, तो आप इंडिया के अमीर बन जाते हो। कि आप यहाँ पे रह सकते हो, रिटायर हो सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि बिना इन्वेस्टमेंट करे या बिना किसी और तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ा के अगर आप US में या UK में रिच बन जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सर डज मैनिफेस्टेशन वर्क? मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती है। और जब हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, लाइफ की कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी आती हैं, जैसे अगर आपका सडनली पैसे का नुकसान हो जाए, थोड़ा नुकसान तो हर कोई सह लेता है, लेकिन अगर एक पॉइंट के आगे पैसे का नुकसान हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप एक जोन में आ जाते हो, जो आप कहते हो हाय अब क्या करूं, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। वो जो फीलिंग है आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और जो मेरा पिछले मेहनत का पैसा सेविंग्स थी वो सब चली गई, वो एक बहुत ही डिप्रेसिव, और वो आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव कर देती है। आप जब सो के उठते हो ना, तो आपको उठने का मन ही नहीं करता, आपको मन करता है मैं रजाई में बैठा रहूं। और उस टाइम पे माइंड को पॉजिटिव करने के लिए अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, नेचर वॉक, मीटिंग ओनली पॉजिटिव पीपल,
मीटिंग पीपल हु जेन्युइनली वैल्यू यू फॉर हु यू आर, ये वर्क करता है, डेफिनेटली करता है। और मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर आप अपने दिमाग को रिसीविंग के लिए तैयार करो कि मेरे को रिसीव करने के लिए माइंड ओपन है मेरा, तो उस पर आके गिरेगा। पात्र भी तो होना चाहिए ना, तभी तो उस पर गिरेगा। तो वो पात्र ही ओपन नहीं होता आधे लोगों का। जब जब मौका आता है तो उस टाइम पे कहीं और होते हैं वो माइंड से। जब अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही होती है तो वो गाना सुन रहे होते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हमेशा धीरे से नॉक करती है। बट वो कैसे समझें कि अपॉर्चुनिटी है ये? उसके लिए उनको ये पॉसिबिलिटीज़ समझनी पड़ेंगी कि हर बंदा, टाइप का बंदा जो आपसे मिल रहा है, वो पीछे क्या कर रहा है, और अ, वो किस किस टाइप से आपसे एसोसिएट कर सकता है। अब वो अ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप पेशेंस है आपके अंदर कि आप सामने वाले को सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो, तो आप समझ पाओगे कि सामने वाला बताएगा मैं ये करता हूँ और मैं इस टाइप से ढूंढ रहा हूँ, और आप कहो कि नहीं ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके अंदर फिर आप ये सोचो कि यार ये काम तो मुझे आता नहीं और मैंने कभी किया नहीं और मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, तो उसमें काफ़ी वेरिएबल्स डेवलप हो जाते हैं। जो हसलर्स टाइप के लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वो जनरली ऐसे रिस्क पकड़ते हैं, रिस्क लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही टेक्सटाइल इंजीनियर था, और बाद में वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ का CXO पोजीशन पे था। स्पेंसर्स रिटेल में था, बेनेटन में था, और उसको सोर्सिंग आती थी, चाइना से सोर्सिंग कैसे करते हैं, नाइकी कैसे करता है, एडिडास कैसे करता है। तो उसने एक मेरे ही कॉलेजमेट ने अमेरिकन सॉन करके कंपनी लगाई थी। उसको फंडिंग मिल गई $20 मिलियन की। अब वो किसी कारणवश वो कंपनी बंद हो गई। रीजंस बहुत थे उसके, बट मेन ये था कि वो ऑनलाइन कैंपेन्स पे बहुत बर्न कर रहे थे कैश। फेसबुक, गूगल बहुत बर्न कर रहे थे, 10-10 मिलियन बर्न कर रहे थे। तो ये उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, 80-85 लाख की सैलरी पे था। तो जब ये बंद हुई ना, तो इसके साथ वो मोमेंट आ गया जो मिड लाइफ क्राइसिस आता है लोगों के साथ, कि अब मैं जॉब दोबारा नहीं करना चाहता, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो इसने हसलिंग करी। इसने क्या हासिल किया कि इसने जान पहचान के लोगों से मिलना शुरू कर दिया। तो फिर इसने विस्तारा एयरलाइंस के CTO से जान पहचान निकली। तो उसने बोला कि हम एक नॉक अपना सेटअप करने के लिए एक पार्टी ढूंढ रहे हैं। नॉक सेंटर होता है जो 24/7 स्क्रीन पे चलता है कि सारे जो लोकेशंस है उस पर IT ठीक चल रहा है या नहीं। तो उसे एक नॉक सेंटर होता है 24/7। इट्स अ फेयरली स्टैंडर्डाइज बिजनेस। अब ये टेक्सटाइल सोर्सिंग से आया था, वो था पूरा IT। तो आप सोचो कि, लेकिन उसने उसको बोला हाँ मैं बिड डालूंगा इसमें, और उसने सही क्रेडेंशियल्स वाले ITians पकड़े, उनकी क्रेडेंशियल डाल के बिड डाली। और इसकी बिड सपोज ₹10 की थी, तो जो TCS की बिड थी वो सपोज 32-35 रुपए की थी। पर इसको 10 में डाली थी इसने, इसको तो आइडिया नहीं था, तो मिल गई इसको। अब कितना चैलेंज आया उसको वो कंपनी चलाने में, मतलब जिसके बारे में नॉलेज नहीं है आपको, बट चलाई उसने, सक्सेसफुली चलाई, 5 साल चलाई, और मेड अ लॉट ऑफ मनी। और बहुत ही डेडिकेशन से सीखा करा उसने। तो आपको अपनी स्किन से बाहर आना चाहिए ना, वो अपॉर्चुनिटी थी। 99% लोग ये सोचेंगे यार नॉक, और मैं सोर्सिंग से आया हूँ, चाइना सोर्सिंग से, मैं नॉक कैसे सेट करूँगा। लेकिन एक आदमी सोचेगा यार मेरे को चीज़ें लर्न करना आता है, तो मैं इस एज में भी लर्न करूँगा। तो वो अप्रोच रखनी पड़ती है। अपस्किलिंग और क्रॉस स्किलिंग के लिए हमेशा तैयार रहो। अब AI आ गया है। एक सर्वे हुआ था HR मैनेजर्स का, तो अक्रॉस द कंट्रीज हुआ था। उसमें IT मैनेजर्स का सर्वे जो था, उसमें ये था कि 75% मैनेजर्स ने कहा था कि हमें AI स्किल चाहिए।
तो जो आदमी ने एआई अपने आप को अपस्किल करने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत बिल्कुल। सर, गिव मी 2 हैक्स टू बिकमिंग अ करोड़पति फॉर अ यंग पर्सन, लेट्स से 24 इयर्स ऑफ एज। एक तो आप एक सुपर मार्केटियर बन जाओ, आपको चीज़ें बेचना आता हो। अगर आपको चीज़ें बेचना आता होगा तो शुरू में चाहे आप छोटी चीज़ बेचोगे, लेकिन कल को आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बेच लोगे। और उसके लिए कस्टमर की नीड पे दिमाग होना चाहिए, और आपको फर्म बिलीफ होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे कस्टमर खुश होगा तो मेरा बिजनेस बनेगा। और कस्टमर को खुश करने के लिए लोग किस लेवल पे जाते हैं, किस लेवल पे जाके एफर्ट करते हैं, वो पेट में आग होनी चाहिए उसके लिए। अगर आप सोचो आपको थोड़ा जॉब में कंफर्ट है, महीने के एंड में पैसे आ रहे हैं, तो वो अगर आपकी डेवलप हो गई, जो सेट हो जाती है ना माइंड, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप वर्जन ग्रुप की बुक पढ़ो आप, लूजिंग माई वर्जनिटी, रिचर्ड ब्रांसन। वो कहीं बाहर रहता था, लंदन के बाहर कहीं, और बचपन से ही उसने छोटी छोटी चीज़ें बेचना शुरू किया, और उसकी मदर ने कहा हाँ तू बेच। उसने कुछ बनाया कुछ बनाया, मतलब वो फ़ोन उठाता था एक अपने ऑफिस का, तो अलग आवाज़ में बात करता था कि दिस इज़ अ डिफरेंट एम्प्लॉई। फिर जैसे एक हमारे हॉलीवुड के स्टार है, वो चाहता था कि उसके पीए परफेक्ट हो, क्योंकि उसकी जो प्राइसिंग थी वो पीए के हाथ में काफ़ी रहती थी। अब पीए परफेक्ट मिलते नहीं थे, तो उसने एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखी, और वो खुद बात करता था फ्रेंच में, ये जैसे कि पीए बोल रहा हो, और वो सालों सालों तक अपना पीए बन के बात करता रहा लोगों से। तो हसलिंग तो करनी पड़ती है। तो एक तरीका है कि आप अच्छे मार्केटियर बनो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको सेलिंग स्किल आएगी, तो आप बहुत कुछ कर लोगे लाइफ में। क्योंकि आप देखो आज एक बंदा रिक्रूट भी करना पड़ता है, तो आपको अपनी कंपनी को सेल करना पड़ता है, वी आर द टॉप कंपनी। तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये समझो कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, और फाइनेंस कैसे वर्क करता है। अगर इन दोनों की नॉलेज आपने ले ली कि टेक्नोलॉजी कैसे मूव कर रही है और फाइनेंस कैसे वर्क कर रहा है, तो आप पैसा बनाना सीख जाओगे। जैसे बहुत लोग ये समझते नहीं है कि स्टॉक मार्केट डाउन क्यों आ रही है और अप क्यों जा रही है, लेकिन जो लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स समझते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस समझते हैं और मनी फ्लो को समझते हैं, मनी फ्लो कैसे होता है। अभी क्या है कि फंडामेंटल से ज़्यादा मनी फ्लो के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट और प्राइसिंग कहाँ जाएगी। तो जैसे हमारे एक जान पहचान वाले हैं मातेन खालिद, मैट बोलते हैं उनको, तो उसको जब भी मेरी बात होती है इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी मनी फ्लो की। एक रितेश जैन है कनाडा वाले, तो उनकी आप पोस्ट पढ़ो लिंक्डइन पे, वो पूरा डिस्क्राइब करता है कि ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों आया, विद इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है उसकी। अब जैसे लोग कह रहे हैं एफआईआई छोड़ रही है तो इस वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। एफआईआई क्यों छोड़ रही है? आई क्यों थी? वापस कब आएगी? क्यों आएगी? और अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस लर्न करना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूए की बंदा का जो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग बंदा है वो कैसे सोच रहा है, वो किस लेवल पे वर्क कर रहा है। वो आप थोड़ा इंटरनेशनल प्रोफाइल बनाओगे तभी बनेगा। जो बच्चे जो लोग इंटरनेशनल जॉब्स में होते हैं वो अपने बच्चे को हमेशा ऐसे स्कूल्स में डालते हैं जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी हो, अलग अलग कंट्री के लोग हों। देन यू गेट टू नो, अच्छा नहीं वहाँ पे ऐसा हो रहा है, जापान में मनी इतना इजी है, लोन लेना इतना बहुत सस्ता है, लेकिन वहाँ रियल एस्टेट नहीं बढ़ती। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल प्रोफाइल रख के ही ग्रो कर सकते हो। अभी बताओ सर, फिर फंडामेंटली स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो अब क्या करना चाहिए? अभी तो टूट रही है, तो इसलिए मैं रिस्क रिटर्न बेसिस पे ये तो नहीं बोलूँगा कि अभी डालो, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो रॉक सॉलिड कंपनीज़ हैं, मतलब आप देखो ना, मैं कई सारी पॉडकास्ट में ये बात बोली मैंने कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जितनी टनल बन रही हैं लद्दाख में, मुंबई नवी मुंबई ब्रिज,
ओवर द सी 22 किलोमीटर का, और राम मंदिर, और सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, इन सब के बीच में क्या कॉमन है? लार्सन एंड टूब्रो, वन कंपनी इन इंडिया जो बनाती है। चाइना में 1,000 लार्सन एंड ट्यूब्रोज है, 1000। इंडिया में एक है। तो जब मैंने ये देखा कि यार ये कंपनी सब कुछ करती है जो इंडिया करना चाहती है, और कोई कंपनी ही नहीं है जो उस लेवल पे करती है, तो मैंने उसका शेयर 1600 रुपये में खरीदा था। तो वो 3700 तक गया था, अभी 3400 चल रहा है। तो मेरा रीज़न बाय करने का बड़ा सिंपल था कि एक कंपनी जो लीडरशिप है मार्केट में, और कोई और है ही नहीं, फंडामेंटल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आ, तो वो है, ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनका बहुत ही सॉलिड प्ले हो, और उसमें थोड़ा लंबे टाइम तक डाल के छोड़ दो, नॉट वेरी शॉर्ट टर्म। अभी तो मार्केट बहुत हाई है, तो अभी नीचे आ रही है, कई स्टॉक्स तो 30-40% डाउन है, लेकिन सेंसेक्स 10,000 पॉइंट्स डाउन है, तो शायद थोड़ा सा और रुक के। सर व्हाट आर सम फाइनेंशियल ट्रैप्स? फाइनेंशियल ट्रैप्स ये हैं कि अ, एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है, वो आईपीओ बहुत मार्केट में धूम है, तो वो बहुत सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद आपने भी डाला, आपके पास आ गए। अब आपने सोचा कि ये शेयर 50 रुपये का मिला था और ये 250 पे लिस्ट हुआ, तो मैं इसको और रखूँगा। अब आपने बहुत ही लंबे टाइम तक रख लिया उसको, फिर आपने कुछ टाइम बाद, कई सालों बाद जाके देखा, तो वो 250 की जगह 5 रुपये पे घूम रहा है, क्योंकि वो सेक्टर ही उड़ गया इन्वेस्टर के माइंड से। जो सेक्टर था, जो बूम पे चल रहा था, जिसके सारे शेयर बूम मार रहे थे, वो सेक्टर ही डाउन हो गया। जैसे स्टील है, जब स्टील की साइकिल आती है ना, अप साइकिल, तो सब पैसा बनाते हैं, सारे दबा के पैसा बनाते हैं। और जब स्टील डाउन जाता है, तो वो सारे शेयर 80-80% डाउन, 90-90% डाउन होता है। तो आपको अपना एक टाइम ड्यूरेशन माइंड में रखना चाहिए कि मैं कितने टाइम तक इस पे प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। एंड ऑफ द डे, चाहे एफआईआई हो, या म्यूचुअल फंड हो, या ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, अगर इनको अच्छा प्राइस मिल रहा होता है, देन दे डोंट, दे आर टेम्प्टेड टू सेल, और वो बेच देते हैं। सर इज स्ट्रेस अबाउट मेकिंग मनी गुड टू हैव? स्ट्रेस तो देखो, अगर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि जब जितने आप ज़्यादा इनसिक्योर होगे, उतना आप ज़्यादा एफर्ट करोगे और लाइफ में राइज करोगे। अब जितने आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना लाइफ में जो बहुत आगे निकल गए, उनमें से बहुत आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बस खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, तो इतने इनसिक्योर हैं कि वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो वो जो आग होती है, वो अंदर से जो आग आती है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं अगर उस लेवल पे फाइट करोगे, तो आपको ऐसे दूसरे मिल जाएंगे जो उस लेवल पे फाइट कर रहे होंगे। एक वो है। दूसरा वो ये है कि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं ना, जैसे एक डिपार्टमेंट में है, उनको ना 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता ये कंपनी वर्क कैसे कर रही है। बस वो अपने डिपार्टमेंट का काम, अपना वही काम है, सप्लाई चेन का मैनेज करना है, ऑपरेशंस का, वही करे जा रहे हैं उसी चीज़ को। पता ही नहीं कंपनी क्या कर रही है, कैसे बेच रही है, कैसे सेक्टर में उसकी डिफरेंट है दूसरों से, प्राइसिंग पे compete कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ नहीं पता। देर इज़ नो ईगल्स आई व्यू। तो वो लोग फिर जब बाद में सोचते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको कुछ लोग कंपनी में ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत अपने आप को घुसा के रखते हैं हर चीज़ में। वो फिर उनको हर चीज़ का, जैसे अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे, सीनियर बंदे के साथ उनको टाइम मिला है, दे विल यूटिलाइज दैट टाइम टू फाइंड आउट कि भाई तू क्या कर रहा है इस डिपार्टमेंट में, कैसे कर रहा है,
तो मतलब वो जो एक विल टू लर्न जो है बियॉन्ड योर नॉर्मल रिक्वायरमेंट, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कई लोग तो इतने ज़्यादा मतलब कुएं के मेंढक होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, जब आप उनका इंटरव्यू लो तो मतलब आपको लगेगा इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बातें करा लो बस, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग। तो दैट इज़ द पॉइंट कि आपको अपनी स्किन से बाहर रह के थोड़ा पता होना चाहिए आप क्या चल रहा है, तभी आप राइज भी करते हो। एंड ऑफ द डे सीनियर मैनेजमेंट को ऐसे लोग चाहिए ना, जो जो उस बिज़नेस को फर्दर करने के लिए उनको नॉलेज हो और जो उसको समझते हो अच्छी तरह से, वो एक्सपोजर लेवल बनाना पड़ता है वो। सर अब पैसा कमाना सब चाहते हैं, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में डालोगे पैसा बढ़ेगा, प्लॉट लोगे पैसा बढ़ेगा, बट कर बहुत कम लोग पाते हैं। तो 90% लोग क्या गलती करते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी? 90% लोग एक तो फ्रॉड वाली स्कीम्स में घुस जाते हैं। जैसे कोई कंपनी आई है, उसने बोला है कि हम आपको हर हफ्ते 2% देंगे, हर महीने 8% देंगे, इस टाइप की स्कीम्स में घुस जाते हैं। आप देखा नहीं, बीच में कभी मीडिया में आता है हर 5वें दिन कि एक वहाँ पे था 200 करोड़ रुपए लेके भाग गया, एक वहाँ पे था 400 करोड़ लेके। अरे भैया, मतलब ये समझो कि कोई भी 8% पर मंथ जनरेट नहीं कर सकता, सिकोआ कैपिटल नहीं कर सकती। तो तो वो फ्रॉड स्कीम्स से आपको बचना पड़ेगा। और इंडिया में तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो है, जुडिशरी, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट तो बुरा हाल है। 5 साल केस चलते हैं, 10 साल 15 साल लॉयर पैसे बनाते रहते हैं। तो जस्टिस सिस्टम काफ़ी ख़राब है। और समर की वेकेशंस में जुडिशरी 2 महीने की छुट्टी पे चली जाती है। जो ब्रिटिशर्स जाया करते थे ब्रिटेन जाने के लिए, वो अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट ख़राब होने की वजह से अ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो उससे आप बच जाओगे। आपको एंड ऑफ द डे 10 चीज़ें और मार्केट से पता करनी पड़ती हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ ना करूँ, इसको माल बेचूँ नहीं बेचूँ, तो वो 10 चीज़ें और पता करनी पड़ती हैं। और और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि रितेश अग्रवाल है ओयो के, जब वो गुड़गांव में पहला सेंटर बनाया था उन्होंने, तो उनको 2 लाख रुपए महीना कमाई हो रही थी और उसके पार्टनर को भी 2 लाख रुपए महीना हो रही थी। अब आप ये सोचो कि कोई आदमी 20 साल की उम्र में 2-2 लाख रुपए कमा रहा हो, तो कई लोग तो सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएंगे ना। पर फिर उसने कहा कि नहीं, मेरा विजन ये है कि मुझे ऐसे जितने भी इंडिया में इस टाइप के होटल्स हैं, मुझे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो वो हसलिंग करता चला गया। तो माइंड माइंड खुला होना चाहिए ना। तो वो जो माइंडसेट का एक इशू है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं, एसएमईज वगैरह होती हैं, उनके फाउंडर्स का भी एक माइंडसेट है कि हमें इक्विटी देनी नहीं है, हमें 100% अपने पास रखनी है। उनको लगता है अगर हमने 20% दे दी तो ये फैमिली वेल्थ है। लेकिन जो एक्सटर्नल पैसा हम इन्वेस्टर से लेते हैं, उसका तो तरीका ही ये है कि आप थोड़ी इक्विटी दो, कंपनी को 5 गुना कर लो, फिर आप थोड़ी इक्विटी दो, उससे पैसे रेस करो, उसको बिजनेस में डालो, फिर और 5 गुना कर लो। तो एंड में आपके पास इक्विटी कम होती है, लेकिन बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है आपके हाथ में। इस तरह से इंटरनेशनल कंपनीज वर्क करती हैं। अब जैसे आप ये इंटरनेशनल जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनके फाउंडर्स को देख लो, जेफ बीजोस, मार्क जकरबर्ग, जितने भी जेंसन हुआंग, सबकी 10-15%, 20% इक्विटी है। फाल्गुनी नैयर जो हैं नायिका की, बिकॉज शी वॉज अ बैंकर, तो शी अंडरस्टूड वैल्यूएशंस और रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे उनके मार्केट में। उनके पास है 45-50%, इवन आफ्टर कंपनी बिकमिंग सो ह्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस क्लास भी माइंडसेट है ना, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि अ, दूसरों को इन्वॉल्व करोगे पैसा बनाने में तो सबका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप छोटे ही बने रहोगे, 100 करोड़ का 100% मेरे पास है और 5,000 करोड़ का 50% मेरे पास है, तो या तो 2,500 करोड़ रख लो या 100 करोड़ ही रख लो। तो वो
बहुत माइंडसेट का एक बहुत बड़ा इशू है जो चेंज हो रहा है। पिछले साल 240 एसएमई आईपीओ आए हैं और 8753 करोड़ रेस किया है, तो वो चेंज हो रहा है। और इसमें एक और आपने पूछा ना 20-25 साल वाला कैसे पैसे बनाए, अगर टेक्नोलॉजी पे वो होल्ड बना ले, जैसे मेरे पास अभी 3 बच्चे आए हुए हैं, यंग एज के ही हैं, उन्होंने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग यूज़ करके स्टॉक मार्केट में एल्गोरिथम बनाया है, उससे एफएनओ पे कर रहे हैं ट्रेड, और काफ़ी शॉर्टिंग वगैरह भी उनको उनके काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो काफ़ी क्लाइंट्स ने साइन अप किया हुआ है, 10-12 करोड़ मार्केट का प्ले कर रहे हैं वो, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स एट सच अ यंग एज। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन थिंग विच कैन गेट यू to a lot of places. Awesome. On that note, thank you so much, sir, for coming here, for sharing your experience. Thank you so much. Thank you so much, Sanskar. Thank you.